जिसमें हम लोगों ने हैलोजन फैमिली कंप्लीट किया था और हम लोगों को नोबल गैसेस स्टार्ट करना। मैंने थोड़ा सा आपको एलिमेंट्स के बारे में बताया था बेटा कि नोबल गैसेस में जिन एलिमेंट्स को हम पढ़ते हैं वो कौन होते हैं। इन्हीं नोबल गैसेस को और भी कुछ नाम शायद हम लोगों ने दिए थे। इन्हीं को हमने एक नाम दिया था, दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि केमिकली बहुत इनर्ट होती हैं, किसी के साथ भी रिएक्शंस नहीं देती हैं। हालांकि कुछ रिएक्शन देखने को मिलती हैं हमें ज़ीनॉन की ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ, बाकी कोई एलिमेंट रिएक्शन नहीं देता, इसलिए इनर्ट गैसेस हैं। हालांकि नाइट्रोजन भी एक इनर्ट गैस होती है, पर इनर्ट गैसेस में नाइट्रोजन नहीं पड़ी जाती। पर हाँ, नाइट्रोजन इज इनर्ट गैस आल्सो, पर वो नोबल गैस वाली इनर्ट गैस नहीं है। वो इनर्ट इसलिए है क्योंकि रिएक्शन आराम से नहीं देती। इन्हीं गैसेस को एक नाम और दिया जाता है, दे आर आल्सो कॉल्ड एरोजेंस। इन्हें हम एरोजेंस भी कहते हैं क्योंकि हमारी एयर में लगभग 1% नोबल गैसेस होती हैं। इन्हें आप रेयर गैसेस भी कहते हैं। यदि हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ये 18th ग्रुप में प्रेजेंट है, और यदि हम मेंडलीव की टेबल की बात करें तो उसमें ये 0 ग्रुप में प्रेजेंट होती। क्लियर है बेटा? तो ये आपकी नोबल गैसेस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा लास्ट क्लास में बताया था। एलिमेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा बताया था। आइए एलिमेंट्स के पास वापस आ जाते हैं। तो जो एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं नोबल गैस के, उसमें पहले नंबर पर आता है हीलियम, देन नियॉन, देन आर्गन, देन क्रिप्टॉन, देन ज़ीनॉन एंड देन रेडॉन। हालांकि इसके नीचे ओजी भी था, मैग्नीशियम, लेकिन हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है। और इनमें भी जो रेडॉन होता है वो कैसा होता है बेटा? रेडियो एक्टिव होता है। ये जो रेडॉन है ये कैसा है? एक रेडियो एक्टिव गैस होती है, यानी रेडियो एक्टिव गैस है आपकी रेडॉन। रेडियो एक्टिव गैस होती है और बनती भी रेडियम से, यानी एक साथ दो दो गैसेस हमें मिलती हैं। यदि हम इसको बनाना चाहें तो कुछ इस तरह की एक रिएक्शन होती है। देखिए, यदि हम रेडियम को ले लें 88 रेडियम 236, तो ये अल्फा इमिशन करती है और दो नोबल गैसेस देती है। एक देती है रेडॉन जिसका एटॉमिक नंबर है 86 222 और साथ में दे रही है हीलियम ट्वाइस He4, दो गैसेस। क्लियर? यदि मैं इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करूं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके एटॉमिक नंबर से। यदि मैं इनके एटॉमिक नंबर्स की बात करूं बेटा, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है, नोबल गैसेस का कॉन्सेप्ट था 8 8 18 18 32 32। याद है ना? नोबल गैसेस और एस ब्लॉक में जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन कैसे बढ़ता है बेटा? 8 8 18 18 32 32, यानी 8 बढ़ेगा पहले, और जैसे ही 8 बढ़ेगा कितना हो जाएगा? 10, फिर 8 बढ़ेगा 18, अब 18 बढ़ेगा 36, फिर 18 बढ़ेगा 54, फिर 32 बढ़ेगा तो 86, फिर 32 बढ़ेगा तो 118। ओजी, क्या समझ में आता है? मैंने आपको बताया था यदि 10 है तो इलेक्ट्रॉन एस और पी में आएंगे, 18 है तो डी आ जाएगा। याद करिए, यदि 18 कंट्रीज है तो डी आ जाएगा, 32 कंट्रीज है तो एफ आ जाता था। n-1 डी और n-2 एफ वाले। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशंस, तो ये चीज़ सिखाऊंगा। आइए इन एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और यदि जो हीलियम है, इट कम्स फ्रॉम हीलियस। इसका जो नाम दिया गया वो हीलियस आया। हीलियस सन का नाम होता है। तो हम कहते हैं कहाँ पाई जाती है? सन के एटमॉस्फेयर में बहुत पाई जाती थी, इसलिए इसको नाम दे दिया गया हीलियस। यूज आपको पता होगा, हीलॉक्स मिक्सचर, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर होता है जिसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डीप सी डाइवर्स भी इसे लेके जाते हैं। क्यों लेके जाते हैं? नाइट्रोजन क्यों नहीं ले जाते? बहुत सारे रीजंस होते हैं। एक तो नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी इन ब्लड बहुत ज़्यादा है, ये बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है आपकी हीलियम। तो ऐसे में क्या होगा, जब लंग्स में ये जाएगी अंदर तो बहुत सारी इफिशियंसी जो हमारे लंग्स की काम करने की, तो ये लंग्स को रिलैक्स देगी थोड़ा सा, ठीक है ना? क्योंकि विस्कोसिटी कम करेगी तो थोड़ा हमारे लंग्स रिलैक्स होंगे। दूसरा ये है, ये ब्लड से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगी तो इजीली कम्स आउट, आराम से बाहर निकल भी आएगी। इसके कंपेयर में जब मैं नाइट्रोजन ले ली तो उसकी सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा, उसे निकालने के लिए, एक्सेल करने के लिए पावर चाहिए होगी, लंग्स की वर्किंग कैपेसिटी बढ़ानी होगी, लंग्स पर जोर ज़्यादा देना पड़ेगा। इसके केसेस में लंग्स पर कम जोर देना पड़ेगा, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है। आइए नियॉन, नियॉन को न्यू से खोजा गया, एक्चुअली ये न्यूली डिस्कवर्ड था।
इसलिए हमने इसको नियॉन नाम दे दिया। इट इज न्यूली डिस्कवर्ड, सबसे लास्ट में यही नियॉन पाएंगे। आर्गन, आर्गन का मतलब होता है लेजी। ये बड़ा सुस्त एलिमेंट था, लेजी था, बहुत अनरिएक्टिव था, पड़ा रहता था ऐसे ही, इसीलिए हमने इसको यूज किया। यही कारण है बेटा कि कहीं पर भी आपको बहुत ज्यादा इनर्टनेस चाहिए तो आप आर्गन का एटमॉस्फेयर ले सकते हैं, आर्गन गैस को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का मतलब होता है हिडन, छुपा छुपा सा, तो हिडन का मतलब होता है क्रिप्टॉन। ज़ीनॉन, स्ट्रेंजर, व्हाट द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंजर? अजनबी, बिल्कुल सबसे अलग, इनके लिए बिल्कुल अजनबी हो जाता है, एकदम से रिएक्शन करना शुरू कर देता है। बाकी लोग रिएक्शन करने से मना कर देते हैं, पर ये स्टार्ट कर देता है अपने मन से ही रिएक्शंस को कर। तो ऐसे करके इन्हें उस समय नाम दिए गए थे हीलियस, क्योंकि सन एटमॉस्फेयर में बहुत पाई जाती थी। ये सबसे न्यूली डिस्कवर्ड थी, नियॉन कहा गया। आर्गन लेजी था, बहुत लेजी के कारण नाम में आर्गन दिया गया। क्रिप्टॉन मतलब हिडन, छुपी हुई। ज़ीनॉन यानी स्ट्रेंजर, अजनबी, ऊपर वालों से बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट रिएक्ट करती थी, इसलिए इसको नाम दे दिया गया था ज़ीनॉन। क्लियर है बेटा ये नाम जो मैंने बोर्ड पर लिखा? आरएन एक रेडियो एक्टिव गैस है और इस रेडियो एक्टिव गैस को इस रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन से बनाया जाता है। और इस रिएक्शन में एक बड़ी खास बात है, यदि आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ आपको दो इनर्ट गैसेस मिल रही है। एक इनर्ट गैस रेडॉन मिल रही है और दूसरी इनर्ट गैस हीलियम मिल रही है। ओजी को भी ऐसे ही बनाया जाता है, इसी तरह की रिएक्शन से दिखाऊंगा मैं आपको आगे चल के, क्योंकि अभी तो हमारे सिलेबस में है नहीं, सबसे लास्ट में मैं आपको लिखूंगा। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, क्या मैं इन्हें हटा सकता हूँ? नाम समझ में आ गया है बेटा? आइए अब हम चलते हैं अगली हेडिंग्स पर, हम अपने इनके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो एक एक चीजें पढ़ने जा रहे हैं। और पहले नंबर पर जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, सबसे पहली हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कहते हैं कि इनकी जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसे है कि प्रीवियस नॉर्मल गैस लिखी जाएगी सबसे पहले, देन NH2 NP6, यानी इसके वैलेंस शेल में जो P और S हैं वो कंप्लीटली पूरे भरे रहते हैं, केवल एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट, इसे छोड़ के हीलियम को छोड़कर, क्योंकि जब हम हीलियम की बात करते हैं तो इसके कॉन्फ़िगरेशन में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है, इसमें P बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं। केवल हीलियम के साथ ऐसा है, बाकी सभी में आप देखिएगा S2p6 कॉन्फ़िगरेशन है। हम कहते हैं कंप्लीट ऑक्टेट है, सारे के सारे जो यहाँ बने हुए हैं सब शेल्स या शेल्स वो कैसे हैं? फुल फील्ड, इसीलिए ना इसे इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ना ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है। आइए जरा देखते हैं एक बार एलिमेंटल फॉर्म में। तो हीलियम तो हो ही गया है बेटा, हीलियम के नीचे आ जाइए नियॉन है, नियॉन के नीचे आ जाइए आर्गन है, आर्गन के नीचे आ जाइए क्रिप्टॉन है, क्रिप्टॉन के नीचे आ जाइए ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन के नीचे आ जाइए रेडॉन। एटॉमिक नंबर्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखे थे, एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। नियॉन का 10 था, आपने 8 जोड़ा 18 हो गया था, ऊपर वाला क्योंकि मैं हटा चुका हूँ, फिर 18 जोड़ेंगे 36 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ेंगे 54 हो जाएगा, और फिर 32 जोड़ेंगे तो एकदम से 86 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं यहाँ से, बल्कि ऊपर वाला भी आइए लिख ही देता हूँ। सबसे ऊपर कौन है? हीलियम, और हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा केवल केवल और केवल। तो ध्यान दीजिएगा जरा, तो जब हम लोग हीलियम से चलते हैं, कहाँ से चलते हैं बेटा? हीलियम से चलते हैं। तो हीलियम से नियॉन में आए, कितने का चेंज हुआ? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर नियॉन से आर्गन में आए, कितने का चेंज? 8 का। आर्गन से क्रिप्टॉन में आए, कितने आ गए? 18, यानी यहाँ डी आ गए होंगे, या फिर से 18 यानी डी आ गए होंगे, या 32 यानी डी और एफ दोनों आ गए होंगे। याद है, भूले नहीं होंगे। चलिए यदि मैं इनके कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जैसा इसका तो मैं लिख ही चुका हूं, क्या है? 1s2। अब यदि मुझे नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा? मैंने पहले प्रीवियस नोबल गैस हीलियम लिख दी और उसके आगे क्योंकि कौन सा पीरियड है? सेकंड, तो 2s2 2p6 लिख दिया। क्लियर? फिर से आइए, कितना बड़ा है यहाँ से? 8, तो 8 का मतलब हीलियम नियॉन, नियॉन लिख देते हैं, आर्गन आ गया। 8 का मतलब अभी डी में नहीं आएंगे, तो तीसरा है 3s2 3p6, ये हो गया। अब आर्गन से क्रिप्टन में 18 बड़े हैं, याद रखिए कितने बड़े हैं? 18, और यदि 18 बड़े हैं तो n-1d यानी 3d में 10 आ गए होंगे।
चौथा पीरियड है बेटा 4s2 4p 6 आ जाएगा, फिर 18 है तो यहाँ फिर से डी में आए होंगे तो क्रिप्टॉन लिखा ऊपर वाला 4d 10 होगा, पांचवे पीरियड में चल रहे हैं तो 5s2 5p 6 होगा। छठे पीरियड में आइए रेडॉन के पास, जैसे हम रेडॉन के पास आ जाएंगे देखिए बेटा तो यहाँ कौन होगा ज़ीनॉन, गलती से एक्सेन लिख गया हूँ मैं, ज़ीनॉन को ठीक कर देता हूँ, एक्सेन नहीं होता है ज़ीनॉन का होता है एक्सेन, ज़ीनॉन। चल क्लियर है इतना, अब आ जाइए जरा, तो ज़ीनॉन आ गया है। अब बताइए 32 है तो f आया होगा n-2 यानी 4f में 14 होंगे, 5d में 10 होंगे, 6s में 2 और 6p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यदि मैं इन सब पे ध्यान दें तो आपको महसूस होगा कि इन सभी का जो वैलेंस शेल है देखिए ns2np6 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 सभी में देखिए कंप्लीट ऑक्टेट्स हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, स्टेबल कंप्लीट ऑक्टेट्स, यानी इन सभी का एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। बाकी एलिमेंट इन्हीं के जैसा तो कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करते थे। तो ये हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। देख लीजिए ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिंपल बिल्कुल आसान से होते हैं। याद रखिएगा, फिर से याद दिलाता हूँ, एस ब्लॉक में 8 8 18 18 32 32, नोबल गैस में 8 8 18 18 32 32, पी ब्लॉक में 1 8 कम हो गया था 8 18 18 32 32, डी ब्लॉक में वो भी कम हो गया था सीधे 18 18 32 32, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन बढ़ा करते थे। जब इलेक्ट्रॉन 8 बढ़ते हैं तो डी में नहीं आता, 18 बढ़ते हैं तो n-1 डी में आता है, यानी n की वैल्यू देखिए 4 है तो n-1 3d में आया, n की वैल्यू 5 है तो n-1 4d में आया। जिस दिन 32 बढ़ते हैं df दोनों में आते हैं, छठा है तो n-1 यानी 5, n-2 यानी 4f में आया। क्लियर है बेटा? तो ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, बात करते हैं इन्हीं नोबल गैसेस की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। याद रखिए जो भी बेटा नोबल गैस होती है, क्योंकि स्टेबल ऑक्टेट है तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद करेंगे और ना ही ये इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे, यानी ये दोनों ही चीज़ों से बचना चाहते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं बचने की कि इन्हें इलेक्ट्रॉन का कोई लेन देन करना ना। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बात करते हैं इनकी एटॉमिक रेडियस या इनके एटॉमिक साइज। चलिए एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज ये लार्ज इन साइज है, लार्ज एटम्स या लार्ज इन साइज होते हैं, और लार्ज इन साइज होने का रीजन क्या होता है, ये अपने पीरियड में सबसे बड़े हैं, क्योंकि इनके केस में जो हम रेडियस मेजर करते थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में वो वैन डर वाल रेडियस होती थी बेटा, और वैन डर वाल रेडियस वैसे भी नॉर्मल रेडियस के कंपेयर में बड़ी हुआ करती थी, ये आपको याद है। तो लार्ज इन साइज होते हैं एंड इंक्रीजेस, और इनके साइज इंक्रीज होते हैं ऑन गोइंग डाउन, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इनके साइज बढ़ते हैं। रीजन क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। मतलब यह है कि यदि मेरे पास एक हीलियम था, एक नियॉन था, एक आर्गन है, एक क्रिप्टॉन है, एक ज़ीनॉन है, रेडॉन भी होता है पर रेडियो एक्टिव है मैंने छोड़ दिया बेटा, तो नीचे की तरफ जाइए तो ज़ीनॉन का साइज कैसा होगा, सबसे बड़ा, और हीलियम का साइज कैसा होगा, सबसे स्मॉल इन इट्स ग्रुप, अपने ग्रुप। तो ये इनकी एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है। और हमें पता है बेटा कि एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड ये है, तो इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड आप आराम से बता सकते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी, पहली चीज तो ये समझिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि इन्हें आयोनाइज करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी, यानी इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है भाई। तो कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन निकालना ही नहीं चाहते, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कैसी है, हाई, वेरी हाई। और एंड जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे
डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन, नीचे की तरफ जाने पर ये क्या होती है बेटा, डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि नंबर ऑफ शेल तेजी से बढ़ते हैं, और जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे तो रेडियस तेजी से बढ़ेगी बेटा, और जब रेडियस तेजी से बढ़ेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा, और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो उसका निकलना आसान हो जाएगा। निकालने के लिए दी जाने वाली जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर यदि हम लिखेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स आएगा। हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद नियॉन की होती है, उसके बाद आर्गन की होती है, उसके बाद क्रिप्टॉन की होती है, और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी ज़ीनॉन। यानी यदि हम किसी से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं तो सबसे आसानी से केवल ज़ीनॉन से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं बेटा, बाकी से इलेक्ट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए ज़ीनॉन थोड़े बहुत कंपाउंड्स बना लेता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा आसान होता है बाकी के कंपेयर में। बाकी इतना भी आसान नहीं है। ज़ीनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी 1170 किलो जूल होती है, बहुत कम नहीं होती है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली बाकी के कम होती है। क्लियर? कुछ लोग कहते हैं कि नीचे जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता है। नहीं बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा नीचे जाने पर, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना डोमिनेंट नहीं हो पाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि साइज बहुत बढ़ जाएगा। तो हम ईएनसी नहीं देखते, यहाँ पे हम साइज से देखते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बहुत दूर जा रहा है तो उसका निकलना, रिलीज कराना हमारे लिए उतना आसान है। आयोनाइजेशन एनर्जी यानी उसे आयोनाइज करने के लिए दी जाने वाली एनर्जी हमारे लिए उतनी कम है। क्या दोनों प्रॉपर्टीज बेटा आपको समझ में आ गई हैं? कहीं कोई डाउट इन दोनों प्रॉपर्टीज में तो बताइए। क्लियर? तो एटॉमिक साइज हो गया, एटॉमिक रेडियस हो गई है, आयोनाइजेशन एनर्जीज हो गई हैं। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हमें देखना है, तो आइए उन प्रॉपर्टीज से भी मिल लेते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, और अब हम बात करने जा रहे हैं अगली प्रॉपर्टी की, जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली दो चीजें होती थी बेटा यहाँ पे, एक होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसे हम EA बोलते हैं, वो तो इनकी होती है 0, क्यों? इलेक्ट्रॉन लेते ही नहीं। लेकिन यदि हम इन्हें जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दें तो एक चीज और होती थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा HE। अब ये इलेक्ट्रॉन लेने को तैयार नहीं और आप जबरदस्ती देंगे तो एनर्जी आपको क्या करनी पड़ेगी? देनी पड़ेगी। यानी ये कैसी होती है? हाई पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हम इन्हें इलेक्ट्रॉन देना पसंद नहीं करते। और एक बड़ी खास बात है इसमें, वो खास बात जरा देखिए क्या है। देखिए ये हीलियम है। आज तक हमें ये पढ़ाया गया कि नीचे की तरफ जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू घटती है, लेकिन जैसे हम सेकंड पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाते तो बढ़ती थी। यहाँ भी वैसे ही देखने को मिलता है। हीलियम और नियॉन को यदि कंपेयर करें तो स्पेशली नियॉन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से मेरा मतलब केवल यहाँ डेल्टा H ऑफ Eg से है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यूज से है, तो वो वैल्यू नियॉन की हीलियम से भी ज्यादा होती है, और ये वैल्यू नियॉन की आर्गन से भी ज्यादा होती है यदि न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें। और यहाँ पर जो हीलियम है, कौन है बेटा? हीलियम, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ये सबसे कम, कैसी है? मिनिमम वैल्यू। और ये मिनिमम वैल्यू क्यों है, ये रीजन मैं 2 मिनट में भी आपको समझाता हूँ, और थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो नीचे की तरफ चल रहे हैं अब हम एज यूजुअल ट्रेंड के, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती जाएगी? कम होती चली जाएगी। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये हीलियम का एटम है, यहाँ कहीं इसका न्यूक्लियस, और इसमें केवल और केवल 2 इलेक्ट्रॉन। पड़ोस में ये नियॉन का है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये इसमें इलेक्ट्रॉन ढेर सारे भरे पड़े हैं। कितने भरे पड़े? 4 5 6 7 8, सही ना? नियॉन का न्यूक्लियस है, इतने इलेक्ट्रॉन भरे पड़े, थोड़ा साइज बड़ा है इसका इससे, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? हमें एक इलेक्ट्रॉन को लाना है यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन को लाना है यहाँ। खुद से इमेजिन करिए कितना स्पेस है इलेक्ट्रॉन रखने में। ये लेना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं लेना चाहेगा? लेना इसलिए नहीं चाहेगा क्योंकि ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉन को चाहेगा नहीं तो रिपेल करेगा। पर सोचिए यहाँ इलेक्ट्रॉन को केवल 2 रिपेल करेंगे
और यहाँ जब इलेक्ट्रॉन लाएंगे उसे ये 8 रिपेल करेंगे, तो यहाँ रिपल्सन कम होगा। एनर्जी दे दबा के हम यहाँ पे किसी तरह से इलेक्ट्रॉन को सेट करा लेंगे तो एनर्जी कम देनी पड़ेगी, पर यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, इतना रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। इसलिए नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है बेटा वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, किससे? हीलियम से। और हीलियम की इतनी कम हो जाती है, इतनी कम हो जाती है कि आपका जो हीलियम है वो सबसे लास्ट में है। यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हीलियम की इस पूरे ग्रुप में कैसी होती है? मिनिमम वैल्यू होती है, सबसे कम होती है, यानी सबसे लास्ट में होती है इसकी वैल्यू। क्या बात समझ में आई है बेटा? तो ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस तरीके से हम इसे समझते हैं। देखिए एफिनिटी तो जीरो है, एफिनिटी के टर्म्स में बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन तो ये लेना ही नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन याद रखिए एफिनिटी जीरो है, पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमने इलेक्ट्रॉन गेन कराया तो एनर्जी देगी। देखिए जब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात होती है, इलेक्ट्रॉन देना ही पड़ता है, तभी पता चलता है बेटा एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये बात है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या समझ में आया है बेटा? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद इसकी एटॉमिसिटी। इसकी बात करें बेटा एटॉमिसिटी। तो कहते हैं जितनी भी नोबल गैसेस होती हैं सारी की सारी, ऑल आर, सारी नोबल गैसेस ऑल आर कैसी हैं बेटा? मोनो एटॉमिक गैसेस। ये सारी की सारी मोनो एटॉमिक गैसेस। यदि ये मोनो एटॉमिक गैसेस हैं सारी की सारी, तो इनका जो Cp/Cv, जानते हैं ना पॉइजन्स रेशियो, Cp/Cv रेशियो है, जिसे आप पॉइजन्स रेशियो गामा भी कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होगी वो 1.66 होती है, क्योंकि सारी की सारी मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं, सिंगल एटम है तो ऑब्वियस है नॉन पोलर होंगी। नॉन पोलर होंगी तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होंगे वो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे होते हैं इनके वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उन पर एक नज़र डालना जरूर चाहूँगा। तो आइए चलते हैं अगली हेडिंग पर, क्योंकि ये नॉन पोलर हैं तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है बेटा वो कौन सा अट्रैक्शन प्रेजेंट है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला था मैंने अभी आपको? मैंने आपसे बोला था कि नोबल गैसेस आर नॉन पोलर, सो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट। तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है बेटा वो वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है। और हमें पता है कि जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? साइज के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। ये मोनो एटॉमिक है तो यहाँ बोल देंगे जैसे जैसे साइज बढ़ेगा एटॉमिक वेट बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। यानी यदि मुझे देखना हो तो मेरे पास हीलियम है, मेरे पास नियॉन है, मेरे पास आर्गन है, मेरे पास क्रिप्टॉन है, मेरे पास जीनॉन है, याद है ना? यदि मेरे पास ये एलिमेंट्स है तो जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा साइज बढ़ेगा, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा बेटा एटॉमिक वेट बढ़ेगा, एटॉमिक वेट बढ़ेगा, वैसे वैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे। और यही वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताएंगे इनके मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे हैं, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा है, इनकी वोलेटिलिटी कैसी है, वो सारी प्रॉपर्टी हम इन्हीं वैन डर वाल्स फोर्स से बताएंगे। तो हमें पता है बेटा यदि वैन डर वाल्स फोर्स हमें पता चल गया है तो हम कुछ चीज़ें बता सकते हैं, जैसे हम बता सकते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट, हम बता सकते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बताइए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस ऑर्डर में है? अभी अभी आपने लिखे हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जा रहे हैं वैन डर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ रहा है, और यदि वैन डर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे होंगे, और जैसे जैसे इनके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहे होंगे वैसे वैसे इनकी वोलाटिलिटी, वैसे वैसे इनकी वोलाटिलिटी
डिक्रीज हो रही होगी, यानी वोलेटाइल नेचर सबसे ज़्यादा किसकी है, हीलियम की, उसके बाद किसकी है, नियॉन की, उसके बाद किसकी है, आर्गन की, उसके बाद किसकी है, क्रिप्टॉन की, उसके बाद किसकी है, जीनॉन की। यानी मैं इन सबको एक सरफेस पर बिठा दूं, एक लाइन से बिठा दूं और सब उड़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि गैसें से पहले ये उड़ेगा, सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है, सबसे बाद में ये उड़ेगा, क्योंकि इसकी वोलेटिलिटी सबसे कम है। देख लीजिए इतनी प्रॉपर्टीज में कहीं कोई डाउट लग रहा हो जितनी बोर्ड पे लिखी हैं आप, तो बताइए। क्लियर है बेटा इतनी बातें? क्या मैं इन्हें हटाऊं और प्रॉपर्टीज पर आऊं थोड़ी सी? हटा दें? पक्का? चलिए, जो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने देखी हैं एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज पढ़ ली है अभी तक इनके बारे में। तो हमने पढ़ लिया है एटॉमिक रेडियस के बारे में, कहते हैं लार्ज इन साइज हैं और इनकी जो एटॉमिक रेडियस है वो धीरे धीरे बढ़ती है ऑन गोइंग डाउन, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। तो ये ऑर्डर था एटॉमिक रेडियस का। फिर आपने कहा आयोनाइजेशन एनर्जीज इनकी बहुत हाई होती हैं। क्यों हाई होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना पसंद नहीं करते, जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाते हैं ये कम होती जाती है। आपने कहा इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 होती है और इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हाई पॉजिटिव वैल्यू होती है। आपने एक ऑर्डर बताया और ये बताया कि नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम वैल्यू होती है। मैं लिख देता हूँ कि जब हम नियॉन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते थे बेटा, तो ये वैल्यू हमेशा जो नियॉन के लिए आती थी ये कैसी वैल्यू होती है? मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी है? नियॉन की होती थी। क्लियर बेटा इतना? फिर हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? एटॉमिसिटी के बारे में। सारी मोनो एटॉमिक है तो इनका पॉइजन रेशियो 1.6 है। ये सब नॉन पोलर होती हैं, एनजी मतलब नोबल गैसेस, तो इनमें वीक वान डेर वाल फोर्सेस प्रेजेंट हैं। और ये जो वान डेर वाल फोर्स है बेटा, इनकी खास बात होती है कि डिपेंड करते हैं साइज और मॉलिक्यूलर वेट पर। जैसे जैसे साइज बड़ा होगा, मॉलिक्यूलर वेट बड़ा होगा, वान डेर वाल्स अट्रैक्शन बढ़ेंगे। तो सबसे ज़्यादा वान डेर वाल्स अट्रैक्शन ज़ीनॉन में, सबसे कम हीलियम में। जितना अट्रैक्शन ज़्यादा उतना हमें पता है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, और जितना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा उतनी वोलेटिलिटी कम। तो इतना अभी तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं इनके बारे में। थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए। चलिए अब चलते हैं थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज इनके बाद, कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं उनसे बात करते हैं। इसके बाद सबसे पहले नंबर पर वाटर सॉल्युबिलिटी। वाटर सॉल्युबिलिटी दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं इनकी पोलराइजेबिलिटी, पोलराइज होने की कैपेसिटी। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं इनकी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन, कौन लिक्विफाई आसानी से होगा। और चौथे नंबर पर हम बात करते हैं इनकी ईज ऑफ एडजॉर्प्शन। यदि इन्हें एडजॉर्ब कराया जाए तो इनके एडजॉर्प्शन का रेट क्या है? ईज ऑफ एडजॉर्प्शन। चलिए देखिए पोलराइजेबिलिटी क्या चीज है। ये एक गैस है, यहाँ न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये दूसरा मॉलिक्यूल या एटम है, ये न्यूक्लियस और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। देखिए पोलराइज कराने का मतलब क्या है? पोलराइज कराने का सिंपल सा मतलब ये है कि यदि मैं एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ले आऊं तो ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इन्हें भी खींचेगा और इन्हें भी खींचेगा। ये जिन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा वो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन आएंगे तो एक साइड माइनस हो जाएगी, दूसरी साइड जिस इलेक्ट्रॉन घटेंगे प्लस हो जाएगी, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो कहेंगे इसने पोलराइज कर दिया। तो ये किन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा? जो न्यूक्लियस से दूर है या जो न्यूक्लियस के करीब है? तो आप कहेंगे जो न्यूक्लियस से दूर है, क्योंकि इन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है। तो जितना साइज बड़ा होगा उतना उसकी पोलराइज होने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। तो जिसका साइज बड़ा है उसके इलेक्ट्रॉन को ये ज्यादा खींच लेगा, ज्यादा खींच लेगा, इसे ज्यादा पोलराइज कर देगा। तो हम ये कहेंगे कि जब पोलराइजेबिलिटी की बात आएगी तो मैक्सिमम पोलराइजेबिलिटी, जो सबसे ज्यादा पोलराइजेबिलिटी देखने को मिलेगी, वो किस में देखने को मिलेगी? हीलियम का साइज तो बहुत छोटा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी बहुत कम है। नियॉन भी ऑलमोस्ट नॉन पोलराइज ही रहेगा। लेकिन जब हम आर्गन पर आते हैं,
जब हम क्रिप्टॉन पे आते हैं, जब हम जीनॉन पे आते हैं, तो साइज बड़ा होने लगेगा, और जब बेटा साइज बड़ा होने लगेगा तो पोलराइजेबिलिटी बढ़ने लगेगी, यानी आराम से पोलराइज हो जाएगी। यदि ये इस ऑर्डर में पोलराइज होंगे, तो जैसे मैं कोई पोलराइज करा दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे वाटर पे आता हूँ। वाटर क्या है? एक पोलर सॉल्वेंट। इनके इलेक्ट्रॉन पहले ही पोलराइज हो चुके हैं, तो जैसे ही मैं पानी लाऊंगा, क्या ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होगा? जी हाँ, क्योंकि पोलराइज ही खुद एक पोलर हो गया, पर ये पोलराइज नहीं है तो नॉन पोलर है, तो ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होंगे, और अट्रैक्ट नहीं होंगे तो वाटर में घुलना भी नहीं चाहेंगे। यानी जब हम वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, तो पहली चीज तो याद रखिए कि सारे के सारे जितनी नोबल गैसेस होती हैं, नोबल गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में घुलती उलती नहीं, लेकिन फिर भी यदि हम इनकी कंपैरेटिव सॉल्युबिलिटीज देखते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बेटा हीलियम क्योंकि पोलराइज नहीं हुई थी, तो ये पानी में सबसे कम घुलेगी, नियॉन थोड़ी ज्यादा घुलेगी कंपैरेटिवली, आर्गन और थोड़ी ज्यादा, क्रिप्टॉन और थोड़ी ज्यादा, और जीनॉन की वाटर सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनसॉल्युबल सब हैं, मैं केवल कंपैरेटिव सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूँ, सॉल्युबिलिटी की बात नहीं कर रहा। देख भाई, 10 बेवकूफों की क्लास ली जाए, बेवकूफ तो सब हैं, पर कोई एक तो ब्रिलियंट होगा, टेस्ट देंगे, किसी के तो 2-4 नंबर आएंगे, तो कंपेयर किया बस ब्रिलियंसी को। इसी तरह से इनसॉल्युबल तो सारे हैं बेटा, पर कोई ना कोई तो शायद ऐसा होगा जो दूसरे के कंपेयर में थोड़ा बहुत ज्यादा घुल रहा होगा। क्लियर? ईज ऑफ लिक्विफिकेशन पे आ जाओ, ये तो बहुत आसान है। मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, पास आ जाएंगे, लिक्विड में बदल जाएंगे, तो अट्रैक्शन सबसे ज्यादा किस में है? ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा जीनॉन में, यानी ईज ऑफ लिक्विफिकेशन का भी सेम ऑर्डर होगा, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। यही ऑर्डर है किसका? लिक्विफिकेशन की ईज का। अब भाई जो भारी है वो ज्यादा देर तक टिकना भी चाहेगा, तो एडसॉर्ब होने की कैपेसिटी में भी सेम ऑर्डर आ जाएगा। यानी यदि मैं एडसॉर्प्शन की बात करूं, तो सबसे कम एडसॉर्प्शन हीलियम का होगा, फिर नियॉन का होगा, फिर आर्गन का होगा, फिर क्रिप्टॉन का होगा, और सबसे ज्यादा एडसॉर्प्शन किसका होगा? जीनॉन का। तो सर ऐसा भाई, जीनॉन सबसे भारी है, एक बार बैठेगा तो उड़ेगा जल्दी नहीं, एडसॉर्ब रहेगा, सरफेस पर रुका रहेगा, तो एडसॉर्ब होने की कैपेसिटी उसी की तो ज्यादा होगी जो सरफेस पर बड़ा हो, और सरफेस को जब टच करे तो दोनों का कांटेक्ट ज्यादा हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो, तो वो एडसॉर्ब ज्यादा होगा। तो सबसे बड़ा साइज जीनॉन का है, इसलिए सबसे आराम से एडसॉर्ब होगा, सरफेस पर देर तक टिका रहेगा, तो हम कहेंगे ईज ऑफ एडसॉर्प्शन सबसे ज्यादा जीनॉन की है और सबसे कम हीलियम। ये ध्यान से देखिए, तो ज्यादातर प्रॉपर्टीज में आपको एक कॉमन चीज दिख रही होगी कि ज्यादातर प्रॉपर्टीज नीचे की तरफ जाने पर बढ़ रही हैं। जो नहीं रेगुलर ट्रेंड में मिली है, जो नहीं बढ़ी है, उनकी बात करें, दो प्रॉपर्टी कौन कौन सी? आयोनाइजेशन एनर्जी नीचे जाने पर कम हो रही थी, और एक वोलेटिलिटी, और एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रेगुलर ट्रेंड नहीं था। बाकी सारी प्रॉपर्टीज पे यदि नजर डालें, तो आपको लगेगा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो नीचे की तरफ जाने पर क्या हो रही है बेटा? बढ़ रही है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं एक प्रॉपर्टी और उठाता हूं, जिसे कहते हैं वाटर सॉल्युबिलिटी। यदि मैं इनकी वाटर सॉल्युबिलिटी की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? वाटर सॉल्युबिलिटी, सॉरी वाटर सॉल्युबिलिटी तो पढ़ चुके, डेंसिटी की बात करूं, किसकी बात करूं? डेंसिटी। तो देखिए बड़ा आसान है इसको भी समझना, जितनी पास पास होंगी उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, और पास पास वो होंगी जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी हम डेंसिटी भी जब देखेंगे तो हीलियम की सबसे कम होगी, नियॉन की डेंसिटी हीलियम से ज्यादा, आर्गन की डेंसिटी और ज्यादा, क्रिप्टॉन की डेंसिटी और ज्यादा, और जीनॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा। क्योंकि भैया डेंसिटी का मतलब है पास पास आना, कितनी डेंस है ये गैसेस, और सबसे पास वो आएगी जिनमें अट्रैक्शन ज्यादा हो। और यदि हम अट्रैक्शन की बात करेंगे बेटा, तो अट्रैक्शन फोर्सेस सबसे ज्यादा किसमें होंगे? जीनॉन में। इसलिए जीनॉन सबसे पास आएगा, सबसे करीब आएगा, इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो हम कहेंगे कि जीनॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा। ये हैं जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। कोई प्रॉपर्टी ऐसी बेटा जो आपको ना समझ में आई हो, आप बता सकते हैं। फिर से एक बार सारी प्रॉपर्टीज को उठा लेता हूँ मैं, जो प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ी हैं। आइए उन सभी प्रॉपर्टी पे एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। तो हमने अभी तक केवल इतनी प्रॉपर्टी पढ़ी है जो बोर्ड पे नजर आ रही हैं।
एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस बड़े हैं, नीचे जाने पर बढ़ रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, नीचे जाने पर घट रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है, पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यूज है और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू ये नियॉन के लिए है, मैंने आपको बताया। एटॉमिसिटी के बारे में मैंने आपको बताया, सब मोनो एटॉमिक है, जिनका पॉइजन्स रेशियो 1.66 है। सारी नोबल गैसेस नॉन पोलर हैं, इनमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, और ये वैन डर वाल्स फोर्सेस डिपेंड करता है साइज और मॉलिक्यूलर वेट पर। जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा है, जिसका साइज सबसे बड़ा है, उसमें वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा नियॉन में, और सबसे कम होगा ज़ीनॉन में, और सबसे कम होगा हीलियम। यही इनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होगा। यही जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा वोलेटिलिटी में, क्योंकि बीपी इसका सबसे ज़्यादा है, अट्रैक्शन इसमें सबसे ज़्यादा है, तो वोलेटिलिटी इसकी सबसे कम हो जाएगी। वाटर सॉल्युबिलिटी में आपने कहा कि वैसे तो सारी की सारी नोबल गैसेस वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, लेकिन फिर भी हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं तो वाटर सॉल्युबिलिटी कंपैरेटिवली बढ़ती है, पोलराइजेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ती है, ईज ऑफ लिक्विफिकेशन बढ़ता है, ईज ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ती है। ये सारी प्रॉपर्टीज इनकी नीचे जाने पर बढ़ती है। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, बताइए। क्लियर है बेटा इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ के अब हम लोग बात करते हैं केमिकल नेचर एंड कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। बात करने जा रहे हैं किस? केमिकल नेचर एंड कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस। तो भाई, जहां तक केमिकल नेचर का सवाल है, तो मैंने आपको बताया था ये सारी की सारी कैसी होती हैं? इनर्ट और अनरिएक्टिव। कैसी हैं? इनर्ट या अनरिएक्टिव हैं। इनकी रिएक्शंस कराना बिल्कुल भी आसान नहीं है, और इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन ये किसी भी कंडीशन में रिएक्शन करने को तैयार नहीं है। लेकिन कहते हैं ना, हमने ऐसे सीखा था, हीना, नीना और करीना जिंदा रहना। सुना है ना ऐसे? हीना, नीना और करीना जिंदा रहना, और नीचे ओजी था, उनसे हम कहा था और जीना। चलिए, हीना, नीना और यहाँ तक तो ठीक था भाई। अब कहते हैं करीना जिंदा रहना, करीना को जिंदा रहना है, करीना को जिंदा रहना है। एक गाना सुना तो याद होगा तुम्हें, जिंदा रहने के लिए, सुना है कि नहीं? जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए क्रिप्टॉन को एक मुलाकात जरूरी है सनम। तो ये क्रिप्टॉन एक मुलाकात कर लेता है खूबसूरत सी येलो कलर की फ्लोरीन के साथ, और बना लेता है KrF2, यानी केवल एक रिएक्शन, केवल एक कंपाउंड बनाता है क्रिप्टॉन। क्लियर है कि नहीं भाई? अब बचा कौन? ज़ीनॉन। इसी ने तो रिएक्शन कराई थी, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम। इसका मतलब ये तो एक मुलाकात करता है, पर ये बहुत सारे लोगों से मुलाकात करती है। कैसे मुलाकात करती है? यानी यदि हम बात करें तो क्रिप्टॉन है जो थोड़ा सा रिएक्ट करती है, लेकिन ज़ीनॉन है जो थोड़ी रिएक्टिव है, और ये रिएक्ट करती है केवल दो एलिमेंट्स के साथ, एक फ्लोरीन के साथ और एक ऑक्सीजन के साथ, और बनाती है अपने फ्लोराइड, ऑक्साइड और कभी कभी मिक्स होके ऑक्सीफ्लोराइड्स। ये कंपाउंड्स बनते हैं। बाकी इनर्ट गैसेस बहुत अनरिएक्टिव हैं, यानी ये तीन तो रिएक्शन करने को ही तैयार नहीं है। क्रिप्टॉन केवल एक बार रिएक्शन करने को तैयार हुई थी, मैंने आपको बताया। ज़ीनॉन को जिंदा रहना था, उसने सोचा जिंदा रहना है, ऑक्सीजन से तो बना के ही रखते हैं भाई, और ऑक्सीजन के चक्कर में वो फ्लोरीन से भी जुड़ जाती है। क्यों जुड़ती है, आइए ये हमें सीखना है। तो कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस की बात करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस में जहां पे वो आपसे बात करेगा, तो यहाँ पर केवल हम कंपाउंड्स ज़ीनॉन के पढ़ने जा रहे हैं, बाकी किसी के कंपाउंड्स के बारे में बात नहीं करेंगे। तो ज़ीनॉन किसके साथ कंपाउंड बना सकता है? ज़ीनॉन फ्लोरीन के साथ अपने कंपाउंड बनाएगा, जिन्हें हम बोलते हैं फ्लोराइड्स, क्योंकि ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये इसका एक्साइटेशन करा सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को खींच सकता है। दूसरे नंबर पर ये ऑक्सीजन के साथ आएगा, और क्या बनाएगा? अपने ऑक्साइड्स। ये तो बन जाएंगे, पर इसके बाद और भी एक कंपाउंड है जिन्हें बनाया जाता है,
और वो होते हैं ऑक्सीफ्लोराइड्स। इन दोनों के मिक्सचर से बनेंगे मिक्स्ड वाले ऑक्सीफ्लोराइड। पर मजे की बात यह है कि इसमें जो डायरेक्ट कंपाउंड बनेंगे वो केवल फ्लोराइड्स बनते हैं फ्लोरीन के साथ। ऑक्सीजन के साथ ये बिल्कुल डायरेक्ट कंबाइंड होकर ऑक्साइड्स बनाने को तैयार नहीं होती। इसी तरह से बेटा जो ऑक्सीफ्लोराइड्स होते हैं ये भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बनते, लेकिन हाँ बनाए जा सकते हैं। कैसे, ये हमें सीखना। तो चलिए कंपाउंड्स ऑफ नोबल गैसेस पढ़ते हैं। और कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस में जैसे कि मैंने आपको बताया है कि केवल कौन कंपाउंड बना रहा है, तैयार है, ज़ीनॉन तैयार है। अब दिमाग में सवाल आता है कि ज़ीनॉन को कौन से कीड़े काट रहे थे कि कंपाउंड बनाने लगता है, बाकी को कोई मतलब नहीं था। आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई ज़ीनॉन मेक कंपाउंड, ये ज़ीनॉन कंपाउंड क्यों बना रहा था। आइए सुनिए। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, नाम था नील बर्टलेट। नील बर्टलेट इन्होंने पहला कंपाउंड ज़ीनॉन का बनाया था। वो कंपाउंड था XePtF6। ये पहला कंपाउंड बनाया था, बड़ा खूबसूरत सा ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड था। कैसे बन गया ये कंपाउंड, आइए मिलते हैं, इस कंपाउंड के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, याद रखिएगा, कैसी मॉलिक्यूलर, एटॉमिक ऑक्सीजन नहीं है। और ये ज़ीनॉन है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर बैक साइड में लिख देता हूँ। कैसी ऑक्सीजन है, मॉली ऑक्सीजन की जगह नहीं बची, क्यूलर ऑक्सीजन है। और इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी देखी जाए तो ये लगभग 1175 किलो जूल पर मोल के करीब है। और ज़ीनॉन की आयोनाइजेशन एनर्जी देखी जाए तो ये लगभग 1170 किलो जूल होती है। यानी ऊपर वाले से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, लेकिन ये पाया गया कि ऑक्सीजन, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट मेक अ कंपाउंड। जब इस O2 की रिएक्शन हमने PtF6 से कराई तो ये PtF6 गजब का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। इस प्लेटिनम के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल्स में जो नीचे है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा। प्लेटिनम तो बहुत नीचे है, फ्लोरीन भी बहुत नीचे है, तो इन्होंने तुरंत इस ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर दिया O2 प्लस में और खुद रिड्यूस हो गए PtF6 माइनस में, और ये कंपाउंड फॉर्म कर दिया। तो ऑक्सीडाइज करने का मतलब इसने इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। यदि ये 1175 से इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है तो 1170 से और आराम से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए। तो हमने ट्राई किया, ज़ीनॉन को लेके आए, PtF6 के बगल में रखा, इसने तुरंत इससे इलेक्ट्रॉन खींच लिया और इलेक्ट्रॉन खींचते ही ज़ीनॉन पर चार्ज आ गया प्लस, और ये बन गया PtF6 माइनस। लीजिए ऐसे। तो ये पहला कंपाउंड था जो बर्टलेट साहब ने ज़ीनॉन का बनाया। और जब ये कंपाउंड बन गया तो उन्हें लगा क्या ये कोशिश करते हैं और थोड़े से कंपाउंड्स बनाने की, और फिर उन्होंने कंपाउंड्स बनाने शुरू किए। तो उन्होंने बनाया सबसे पहले इस ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स। तो चलिए ऐसे करके शुरुआत हुई थी रिएक्शन की। तो पहला कंपाउंड जो ज़ीनॉन का बनाया गया वो ये बनाया गया था, फर्स्ट कंपाउंड, जिसे बनाया था नील बर्टलेट। क्लियर। और उन्होंने बेस किसे लिया था, इस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के इस कंपाउंड और इस रिएक्शन को लिया था, और इसको बेस बनाकर उन्होंने ज़ीनॉन की रिएक्शन करा दी थी PtF6 के साथ इस तरीके से। इज दैट क्लियर बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन की, और उसमें फ्लोराइड, एडॉक्सी फ्लोराइड, ये सब आपको पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी इस कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन, ठीक है। और ज़ीनॉन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे ज़ीनॉन फ्लोराइड से, पर आज नहीं अगली क्लास में, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। एक क्लास के लिए काफ़ी था, 1.25 घंटे की क्लास में हो जाता, पर मैं इसे 2 क्लासेस में डिवाइड कर दूंगा। 45 मिनट्स के 2 लेक्चर्स देके इसे खत्म करना पड़ेगा। तो आज हम इसे केवल यहाँ तक रखेंगे। मिलेंगे कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन से, जिसमें हम इसके फ्लोराइड्स पढ़ेंगे, इसके ऑक्साइड्स पढ़ेंगे और इसके ऑक्सीफ्लोराइड्स पढ़ेंगे, कैसे बन जाते हैं। फ्लोराइड्स ऑफ ज़ीनॉन बनाएंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ के देखेंगे, उनकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें देखेंगे।
पर अगली क्लास में। आज यहाँ तक, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।